नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर यशपाल अग्रवाल अपने ही ख्यालों में थे। वो यहाँ पर अभी यही सोच रहे थे कि वो बुढ़ा तो मर गया, लेकिन उसका बनाया हुआ केमिकल वो किसके पास होगा, कौन है वो जिसे वो अपना ये केमिकल दे सकते हैं। इधर वो यहाँ पर इन्हीं ख्यालों में थे कि अब वो यहाँ पर कहते हैं कि अवंतिका, अरे मैं उसे कैसे भूल गया। पापा की रियासत की सबसे वफादार सिपाही थी जो इस नई पीरामल रियासत की रानी भी बनी थी। मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन वो तो मर चुकी है। ओ शिट, अब मैं कैसे उस मैजिकल केमिकल तक पहुँचूंगा। इस यशवंत को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए था। अब मैं क्या करूँ। यहाँ यशपाल अग्रवाल अभी अपनी ही सोच में थे कि तभी अब उनके कानों में दरवाजे के नोक होने की आवाज़ आती है। इस आवाज़ को सुनकर अब यहाँ पर यशपाल अग्रवाल अब अपने सेंस में आते हैं और वो भी यहाँ पर रेडी होने के बाद अब वो दरवाजे के पास जाकर अब उस दरवाजे को खोल देते हैं, क्योंकि जो शख्स यहाँ पर बाहर दरवाजे को खटखटा रहा था वो बिना किसी पेशेंस के दरवाजे को खटखटा रहा था, मानो अभी जस्ट दरवाजा खुल जाए। इसलिए भी यहाँ पर यशवंत अग्रवाल अब उस दरवाजे को खोल कर कहते हैं, थोड़ा सा तो सब्र किया करो। अरे जब देखो दरवाजे को ऐसे खटखटाते हो जैसे कहीं तुम्हें आग बुझाने के लिए जाना हो। यशवंत अग्रवाल की ये बात सुनते ही भी यहाँ पर सर जी, जो कि यहाँ पर दरवाज़ा खटखटा रहे थे, अब सर जी कहते हैं, देखो अभी हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, इससे पहले कि आज के दिन का मौका हमारे हाथ से निकल जाए। सर जी की ये बात सुनकर अब यहाँ पर यशपाल अग्रवाल अब यहाँ पर सर जी की तरफ देखने लगते हैं और अब उनकी तरफ देख कर कहते हैं, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम उस बूढ़े को श्रद्धांजलि देने के लिए तो वहां पर जाने के लिए इतने बेचैन नहीं हो। जरूर कुछ ना कुछ तो है जो तुम इतनी जल्दी वहां पर जाना चाहते हो। बताओ क्या बात है। अब यशपाल की ये बात सुनते ही अब सर जी कहते हैं, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से मारा था तो उसकी मौत का गम भला मैं कैसे मनाऊं, क्योंकि उसे मारने वाला तो खुद मैं ही था ना। तो ये तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर उसकी श्रद्धांजलि के लिए बिल्कुल भी बेचैन नहीं हूँ। सर जी की ये बात सुनते ही यशपाल अग्रवाल अब कहते हैं, अच्छा तो तुमने मारा था उसे, हाँ, उस बुड्ढे को, इसलिए तो मैं तुमसे डरता हूँ। अरे जब तुमने अपने उस गुरुदेव को ही मार दिया तो तुम किसी को भी मार सकते हो। सच बताऊं तो कई बार मुझे तुम्हारे साथ रहने में भी डर लगता है। अब उसकी ये बात सुनते ही अब सर जी कहते हैं, तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम और मैं हम दोनों एक जैसे हैं, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता हूं। इवन हम दोनों तो मिलकर ही तो काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों भी बातें करते हुए ही अब उस पैलेस से बाहर निकल कर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से वो दोनों अभी अपने प्राइवेट चौपर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं रास्ते में यहाँ पर अब यशपाल अग्रवाल अभी अपनी ही एक गहरी सोच में थे कि आखिर कैसे राजेश्वर पीरामल को ये गलत फहमी हुई थी कि गुरुदेव की मौत राजेश्वर पीरामल के हाथों हुई है। क्योंकि सच बात तो यह है, अब तक वो ये सोचते थे कि उन्होंने अपने पिता को मारा है, लेकिन राजेश्वर कह रहे हैं कि उनकी मौत उनके हाथों से हुई थी। वो भी यहाँ पर इसी कस में थे उस रात जब यशपाल अग्रवाल ने गुरुदेव के सीने में खंजर को घोंप दिया था। उसके बाद यहाँ पर यशपाल अग्रवाल को उस रूम के दरवाजे के नोक होने की आवाज़ आती है, क्योंकि उन्होंने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा और जो दरवाजे को बार बार नोक कर रहा है। या यशपाल अग्रवाल अभी अपने पापा को वैसे ही पोजीशन पर बैठा देते हैं जिससे कि देखने वाले को ये लगे कि वो किसी गहरी सोच में है। यहाँ अपना काम पूरा करने के बाद अब वो यहाँ पर पर्दे के पीछे छुप जाते हैं, ताकि यहाँ पर आने के बाद किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी शक ना हो। और इधर वो अब अपनी नज़र को अब दरवाजे पर ही बनाए रखते हैं, ताकि उसे अच्छी तरह से पता चल जाए कि आखिर कौन है जो दरवाजे को नॉक कर रहा था।
इधर कुछ ही देर में जैसे ही कोई दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और वो अब अंदर आने के बाद दरवाजे को अब अंदर से फिर से बंद कर देता है और वहाँ अब अंधेरा होने की वजह से उसे सिर्फ एक शख्स यहाँ पर बैठा हुआ नजर आता है। तो वो शख्स जो अभी अंदर आया था वो अब कहता है, गुरुदेव आपने मुझे धोखा क्यों दिया? हाँ, आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया? आप तो मुझे अपना शागिर्द बनाने वाले थे ना। देखो आपने मुझे अपना शागिर्द भी नहीं बनाया। और ये कहते हुए ही वो शख्स अब अपनी पॉकेट से एक खंजर को निकालकर अब उनके ऊपर वार करने लगता है और साथ ही साथ अब वो कह भी रहा था, तुम जैसे धोखेबाज की मौत तो धोखे से ही होगी, क्योंकि धोखेबाजों की सजा सिर्फ धोखा ही होता है। हमारा यही वसूल है। यहाँ पर अभी पर्दे के पीछे यशपाल अग्रवाल ये सब कुछ अपनी आंखों से देख भी रहे थे और साथ के साथ सुन भी रहे थे। अब वो यहाँ पर अब अपने मन में सोचते हैं, इस दुनिया में बेवकूफ़ों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। अरे इस बेवकूफ़ को तो अभी ये भी पता नहीं है कि ये एक मुर्दे के ऊपर खंजर चला रहा है, क्योंकि जिसे मारने के लिए ये यहाँ पर आया है वो तो पहले ही मर चुका है। वैसे मुझे नहीं पता था कि अगर मैं ये शुभ काम नहीं करता तो भी आज तो मेरे पापा की मौत तो पक्की ही थी, क्योंकि देखो ये काम मेरे हाथ से हो गया। लेकिन एक मिनट के लिए अगर मैं ये सोचूं मैं ये नहीं करता तो जो शख्स अभी इन्हें मारने के लिए आया है तो वो डेफिनेटली इन्हें मार कर फिर चला जाता। यहाँ यशपाल अभी यही सब सोच ही रहे थे कि तभी अब उनके कानों में पीछे से किसी के भागने की आवाज़ आती है। इस भागने की आवाज़ को सुनते ही अब यशपाल अग्रवाल जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई आश्रम से भाग रहा था। उसे देखते ही अब यशपाल अग्रवाल समझ जाते हैं कि वो कोई लड़की थी जो आश्रम के पीछे से भाग रही थी, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि अनंता ही थी जिसे किंग ने भगा दिया था। और ये देखकर तो भी यशपाल अग्रवाल अब खिड़की से जंप करते हुए ही अब उस लड़की के पीछे पीछे भागने लगता है। कुछ ही देर तक उस लड़की का पीछा करने के बाद भी वो उस लड़की को पकड़ नहीं पाते हैं। यहाँ यशपाल अग्रवाल अभी अपनी ही सोच में थे कि तभी उनके दिमाग में अब एक बात आती है कि मैं जिस लड़की के पीछे भागा था कहीं वो अवंतिका तो नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर और कोई लड़की तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अवंतिका ही यहाँ से भाग गई हो। अगर मेरी ये सोच सही है तो इसका मतलब कि अवंतिका ये सच जानती होगी कि पापा को मैंने मारा है और मेरे बाद राजेश्वर ने। एक मिनट, अगर ये सच अवंतिका जानती थी तो वो फिर खामोश क्यों थी? अरे सच में अगर अवंतिका को ये सब कुछ पता था तो उसने किसी को इसके बारे में बताया क्यों नहीं? और अगर वो चाहती तो वो किंग को मेरा सच बता सकती थी वो, लेकिन उसने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? उस अवंतिका का राज तो उसकी मौत के साथ ही चला गया था। वैसे उसके हाथ में क्या था? कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ यशपाल अग्रवाल अभी अपनी ही सोच में थे कि तभी उनकी गाड़ी अब रुक जाती है और वो अब अपने चॉपर में बैठकर अब इंडिया के लिए निकल जाते हैं। इधर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग बेंगलोर की एक लोकेशन पर स्टैचू किंग का ही वेट कर रही थी, क्योंकि स्टैचू यहाँ पर किंग से पहले पहुँच गई थी। तो इधर कुछ ही देर में अब किंग का चॉपर भी वहीं पर आकर रुक जाता है। अब इस चॉपर को ये देखकर अब स्टैचू किंग के चॉपर में जाकर बैठ जाती है और वो यहाँ से किंग का चॉपर भी अब यहाँ पर आकांक्षा को बिठाकर अब फिर से चॉपर को भीमेश्वरी गांव के लिए रवाना कर देते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद किंग का चॉपर अभी आसमान के बाहर आकर आश्रम के बाहर आकर रुक जाता है। उसके अंदर से अब किंग और उनकी स्टैचू बाहर निकलकर आश्रम के अंदर जाने लगती है। आश्रम के अंदर जाने के बाद किंग अब यहाँ पर गुरुदेव की मूर्ति के सामने जाते हैं और अब वो यहाँ पर गुरुदेव की मूर्ति के सामने जाकर अब वहाँ पर उनके सामने एक दीपक जलाकर अब उन्हें नमन करते हैं। वो यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे और वो अब कहते हैं, आपने एक बार मेरी बात तो सुनी होती गुरुदेव। अरे इतने साल हो गए हैं, लेकिन आपकी मौत का राज तो किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि उस राज तक तो सच बताऊं तो मैं भी नहीं जान पाया। उस समय सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि
हालांकि अगर सिचुएशन उस समय हमारे खिलाफ नहीं होती तो फिर तो मैं उस कातिल तक जरूर पहुंच जाता। मैं आपके गुनहगार को जरूर सजा देता। लेकिन उसके बाद भी मैंने बहुत कोशिश की ताकि मैं आपको जस्टिस दिला सकूं। लेकिन देखिए, ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं अब तक सच तक नहीं पहुंच पाया हूं कि आखिर वो कौन है जिसने आपको मारा है। या किंग अब गुरुदेव के सामने ही थे तो वहीं एक और चौपर अब वहां पर आ जाता है, जहां आश्रम से ही अब अनंता किंग को देख रही थी। जहां आसमान से ही अनंता किंग को देख रही थी और वो अब अपने मन में ही सोचती है, तुम आज भी नहीं बदले हो सिकंदर। मास्क लगाना नहीं छोड़ा है तुमने, सच में, पहले भी और अब भी। वैसे अगर किस्मत ने कभी तुम्हें मिलवाया ना तो मैं तुमसे ये जरूर कहूँगी कि मेरा बच्चा रोहित तुमसे ज़्यादा हैंडसम है, क्योंकि सच में मुझे पहले तुम हैंडसम लगते थे, लेकिन जब से मैंने रोहित को देखा है तो ये तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ वो तुमसे ज़्यादा हैंडसम है। या अनंता भी अपनी ही सोच में थी कि तभी अब भाग्यश्री कहती है, मैडम हम यहाँ पर आ गए हैं तो क्या अब हम यहाँ से शिव मंदिर चलें? भाग्यश्री की ये बात सुनते ही अब अनंता कहती है, हाँ भाग्यश्री चलो, और वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि सिकंदर तो वहाँ पर श्रद्धांजलि दे ही रहे हैं, अभी हम उनके सामने नहीं जा सकते हैं। यहाँ अब वो चौपर अब मंदिर की तरफ जाने लगता है और यहाँ किंग भी अभी अपने गुरुदेव की शांति के लिए प्रार्थना करने के बाद अब वो यहाँ पर अपनी स्टैचू से कहते हैं कि हमें अब यहाँ से चलना होगा, इससे पहले कि यहाँ पर कोई और भी आए, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर बाकी लोग भी आते ही होंगे जो हमेशा से इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आते हैं। किंग की ये बात सुनते ही अब स्टैचू कहती है, ओके किंग, अभी चलते हैं। वैसे हमें हमारी क्वीन के घर भी तो जाना है। क्या आपको वहाँ पर जाना है? ये सुनते ही अब किंग कहते हैं, हाँ तुम यहीं पर ही रुको, मैं बस आता हूँ। ये सुनते ही वो स्टैचू कहती है, किंग आप अपना काम कीजिए, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूँगी, आप यहाँ को लेकर किसी भी तरह की चिंता मत कीजिए। स्टैचू की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर किंग अभी अनंता के घर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि किंग अनंता के घर पर अकेले जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ अनंता और भाग्यश्री वहाँ मंदिर में अपनी पूजा शुरू कर देती हैं। कुछ ही देर के बाद जैसे ही अब अनंता की पूजा खत्म हुई तो वो बेगे जलता हुआ दीपक अब अपने हाथ में लेकर कहती है, हे महादेव, मेरे पापा की आत्मा को शांति प्रदान करें। ये कहते हुए ही अनंता मंदिर से अपने पापा के आश्रम की तरफ जाने लगती है। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो अब यहाँ पर आश्रम में फिर से पहुँचती है तो वो भी किंग के दीपक के बगल में ही अब अपने दीपक को रखकर अब अपने पापा के लिए प्रार्थना करती है। और अब वो कहती है, आप वापस शायद इस दुनिया के पहले पिता हैं जिसने अपनी बेटी को ही बद्दुआ दी है। ये कहते हुए ही अब अनंता की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। भले ही उसके पापा को इस दुनिया से गए हुए कितने ही साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर अनंता को हर बार अपने पापा की दी हुई बद्दुआ याद आती रहती थी। और जब वो आयशा के बारे में सोचती थी तब तो उसे वो बद्दुआ और भी याद आती थी। तो वहीं भाग्यश्री अब कहती है, मैडम देखिए, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, आज यहाँ पर गाँव वाले आते ही होंगे, क्योंकि देखो हम यहाँ पर बहुत जल्दी आए थे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर गांव वाले या आश्रम के कुछ लोग और आए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ से शिक्षा ली है वो हर साल तो यहाँ पर आते ही हैं। भाग्यश्री की ये बात सुनते ही अनंता कहती है, बस एक बार सिकंदर को एक बार और देख लूं, जरूर वो मेरे घर ही गए होंगे, हमेशा की तरह जैसे वो हमेशा जाते हैं। अनंता की ये बात सुनते ही भाग्यश्री कहती है, ठीक है मैडम। और यहाँ भी अनंता अपने कदमों को अपने घर की तरफ बढ़ा देती है। और इधर जैसे ही वो वहाँ पर अपने घर की तरफ पहुँचती है तो वो देखती है कि उसका घर तो कितना साफ है। यहाँ जैसे ही अनंता ने अपने कदमों को आगे घर में रखा तो वहीं किंग जो कि रूम के अंदर थे, मानो उनकी धड़कन अब एकदम से ही तेज हो गई थी। जहाँ किंग अभी अपने पुराने ख्यालों में ही थे तो वहीं अनंता भी अभी अपनी ही यादों में थी।
सच में दोनों के लिए ये जुदाई कितनी बेरहम थी। तो वहीं अपनी विंडो से अब अनंता किंग को ही देख रही थी। यहाँ अब सनराइज होने ही वाला था। इधर अनंता अभी अपने घर से जल्दी से भागकर अब वो भाग्यश्री से कहती है, हमें यहाँ से अब जाना होगा भाग्यश्री, क्योंकि देखो सनराइज होने वाला है और अब हमें, अगर हम अब यहाँ से नहीं निकले तो फिर हमें रात होने तक फिर से यहाँ रुकना पड़ेगा और मैं नहीं चाहती कि हम यहाँ पर रुकें। ये सुनते ही अब भाग्यश्री कहती है, ठीक है मैडम। यहाँ पर अब अनंता और भाग्यश्री दोनों ही वहाँ से निकलकर अब फिर से अपने चौपर की तरफ जाने लगती हैं। तो इधर दूसरी तरफ किंग की स्टैचू आकांक्षा, वो भी अभी यहाँ पर आश्रम पर ही अपनी नज़र बनाए हुए थी। वो अभी यही सोच रही थी कि यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है, मुझे किंग को अलर्ट करना होगा। यहाँ स्टैचू अभी अनंता के घर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं अब सामने से स्टैचू को आता हुआ देखकर अब भाग्यश्री और अनंता दोनों ही अब एक दूसरे घर के पीछे छुप जाते हैं ताकि उन स्टैचू की नज़र उन दोनों के ऊपर ना पड़े। यहाँ स्टैचू जैसे ही अब अनंता के घर की तरफ जाने लगती है तो उन्हें स्टैचू को उसके घर की तरफ बढ़ता हुआ देखकर अब यहाँ पर मौका देखकर भाग्यश्री और अनंता दोनों ही अब जल्दी से अब उस दूसरे घर से निकलकर अब अपने चौपर में जाकर बैठकर अब वहाँ से जाने लगते हैं। एक तरफ जहां ये दोनों जाने लगते हैं तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर स्टैचू अब किंग से कहती है, किंग देखो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि अब हमारा यहाँ पर और रहना ठीक नहीं होगा। इससे पहले कि यहाँ पर वो सब लोग पहुँच जाएं। ये सुनते ही अब किंग कहते हैं, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। और यहाँ अब स्टैचू के साथ अब किंग भी वहाँ से निकलकर अपने चौपर की तरफ जाने लगते हैं। अब वो जल्दी से अपने चौपर में बैठ जाते हैं और इधर अब वो अपने चौपर को अपने पैलेस के लिए निकाल लेते हैं। इधर दिल्ली के मल्होत्रा हाउस में नानी माँ की आवाज़ आज यहाँ पर गूंज रही थी कि अरे जल्दी हाथ चलाओ, पंडित जी आते ही होंगे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है इन सब तैयारियों के करने का, इसलिए अपना काम जल्दी से करो। माँ की ये बात सुनकर अब यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा कहती है, अरे माँ बस हो ही गया, और वैसे भी पंडित जी तो 8 बजे आने वाले हैं ना, तो आप इतना जल्दी क्यों कर रही हैं। अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब नानी माँ कहती है, अरे 8 बजने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और एक बात, स्वाति और श्वेता से दोनों से ही कह दो कि वो अच्छे से तैयार हो जाएं। अब उसकी बात सुनते ही अब अंजलि मल्होत्रा कहती है, तो आप चिंता मत कीजिए माँ, सब हो जाएगा। वो दोनों भी अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगी। जहाँ एक तरफ किचन में अंजलि मामी अब प्रसाद बनाने में लगी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा जो कि श्वेता को साड़ी पहना रही थी। इधर अब श्वेता अब कहती है, कितना मुश्किल होता है ना बुआ ये सब करना। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, कोई बात नहीं श्वेता, धीरे कोई बात नहीं श्वेता, अगर प्रैक्टिस हो तो ये सब काम मुश्किल नहीं लगेगा। बस तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, फिर तुम्हें भी साड़ी पहनना बहुत ही ईजी लगेगा। यहाँ स्वाति मल्होत्रा ने भी श्वेता को अच्छी तरह से साड़ी पहना दी थी और इसके बाद अब वो खुद भी तैयार होने में लग जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर अनिका हॉल को ठीक करवा रही थी और साथ के साथ वो भी ये भी कह रही थी कि नहीं नानी माँ, सब कुछ ठीक है, एक बार देख लीजिए। अनिका की ये बात सुनते ही